हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकी प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ CHSL 2024 के लिए बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया, जिसके तहत मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिसने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा डिटेल सॉल्यूशन दिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, असम में और भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, यहाँ पर है नामेरी नेशनल पार्क, यहाँ पर है मानस नेशनल पार्क, इसके अलावा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और इसके अलावा है यहाँ पर राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, और है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये असम के कुछ नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के भी देख लेते हैं। अब आता है हमारे पास मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश के देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क, इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क, और ये है पेंच नेशनल पार्क। ये हमारे मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। ठीक है, अब राजस्थान के देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है, और डेजर्ट नेशनल पार्क और दर्रा नेशनल पार्क। इसके अलावा है हमारे पास घाना नेशनल पार्क और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। ये हमारे राजस्थान के हो जाते हैं। ठीक, आगे है हमारे पास पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के भी देख लेते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का, बक्सा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल का, जल्दापारा, सिंगलीला और गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल का है। कौन कौन से? सुंदरवन, बक्सा, जल्दपारा, सिंगलीला और गोरुमारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, इसके अलावा है नवोरा नेशनल पार्क। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? तो सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक ने किया था, ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल ने, अरविंदो घोष ने, या फिर लाला लाजपत राय ने। देखिए, राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का जो आयोजन किया था वो किया था लोकमान्य तिलक ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक ने। देखिए, लोकमान्य तिलक ने और क्या क्या किया था ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए, लोकमान्य तिलक इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए शस्त्र प्रशिक्षण के लिए 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी, और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव, 1895 शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने लाठी क्लब की भी स्थापना की थी। ठीक है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में पत्रिका प्रकाशित की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया, और ये होम रूल आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण की शुरुआत की थी लोकमान्य तिलक ने 1916 में। देखिए, क्वेश्चन आएगा होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? उसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, और दूसरा चरण सितंबर 1916 में ही हुआ था। इसकी शुरुआत करी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, याद रखेंगे। किसने? पहले चरण की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरे चरण की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट जो थी वो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही सदस्य बनकर एनी बेसेंट भारत में आई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1920 में लाला लाजपत राय और एम एन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना की, जिससे आगे चलकर एम एन जोशी अलग हो गए थे। क्वेश्चन बनेगा, भैया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने और एम एन जोशी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। तभी सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसके चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल जो थे वो लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक थे, जिन्होंने स्वराज और स्वशासन की वकालत की थी, विपिन चंद्र पाल ने। और लाला लाजपत, और ये लाल से मतलब होता है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, दादा भाई नेहरू जी ने 1852 ईस्वी में
बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नेहरू जी ने। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितने बार अध्यक्षता की थी? तो 3 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं? यानी कि हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा राज्य शब्द के दायरे का विस्तार है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 13? देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का विस्तार है, यानी कि राज्य शब्द की व्याख्या की गई है आर्टिकल 12 में। देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या है। देखिए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की विस्तृत व्याख्या की गई है। देखिए, आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा दी गई है और इस राज्य के अंतर्गत क्या चीज आ जाती है? इस राज्य के अंतर्गत वो सारी की सारी सरकारी या फिर गैर सरकारी वो सभी निकाय आ जाते हैं जो कि विधि बनाते हैं और वो विधि लोगों पर लागू होती हैं, तो वो सब राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, राज्य में आ जाती है भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय या अन्य निकाय, ये सब राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, अन्य निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सभी स्थानीय निकाय हैं। और अन्य निकाय कौन सी हैं? जैसे वैधानिक या गैर वैधानिक संवैधानिक निकाय, जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सब आर्टिकल 12 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हम देख लेते हैं आर्टिकल 13, 14, 15 के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं आर्टिकल 13 में। यानी कि इसे समझते हैं, यानी कि यदि हमारे मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, यदि हमारे मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है। विधि के समान समता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 में है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर यानी कि सरकारी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? शीतोष्ण वन है, टुंड्रा वन है, अल्पाइन है या फिर पर्णपाती है? देखिए, हिमालय के नीचे कौन सा वन पाया जाता है? पर्णपाती वन पाया जाता है। हिमालय के ऊपर तो अल्पाइन वन पाया जाता है, लेकिन हिमालय के नीचे जो पाया जाता है वो पर्णपाती वन पाया जाता है, क्योंकि हिमालय के नीचे तराई क्षेत्र आ जाता है, वहां पे कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये शीतोष्ण वन है, ये कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन जो है ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मध्य वर्षा होती है और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टुंड्रा वन, ये बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं टुंड्रा वन। ठीक है, और हम देख लेते हैं भारत के वन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वन हमारे भारत में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हमारा भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इस वजह से हमारे भारत में जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय ही वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय के थोड़े से प्रकार, उष्णकटिबंधीय वन के कुछ प्रकार, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन वहां होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इनकी विशेषता होती है पतले होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं और इनकी लकड़ियां कठोर होती है। उदाहरण में याद रखेंगे रोजवुड, आयरनवुड, सिंकोना, बांस और महोगनी, आबनूस, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन यहाँ पर ये वन वहां पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है और इनमें साल में एक बार पतझड़ का मौसम आता है, यानी कि पर्णपाती का मतलब हो गया जहाँ पर जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे वन। ठीक है, उदाहरण के लिए आ जाते हैं जैसे आम, जामुन, साल, शीशम, चंदन, शहतूत, सागवान और महुआ, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अच्छा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये यहाँ पे जो वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और ये वन सघन न होकर विरल होते हैं। ये वाले वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनको उदाहरण है बेल, पलास, तेंदू, बरगद और खैर। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, पर्वतीय वन, ये वन हिमालय या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, ये वन 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है,
कौन से पर्वतीय वन? ये वन जो होते हैं कॉर्डधारी होते हैं, शंकुधारी होते हैं और अल्पाइन वन होते हैं, और ये अल्पाइन वन होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मरुस्थलीय वन को देखते हैं, यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है मरुस्थलीय वन में, और ये वन राजस्थान में देखने को मिलते हैं मरुस्थलीय वन। इनमें कांटे पाए जाते हैं, और उदाहरण के तौर पर देखते हैं कैक्टस और नागफनी, ये मरुस्थलीय वन के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यही वाले वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय ही वन ही पाए जाते हैं, इसके अलावा शीतोष्ण समशीतोष्ण ये वाले वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, दलदली वन देख लेते हैं। दलदली वन ये सदाबहार वन की तरह होते हैं। ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, दलदली वन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नील्स बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि कुछ भौतिक राशियां केवल असतत मान हो सकती हैं? किस वर्ष किया था ये चीज? तो ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1909 में, या फिर 1913 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 में, ठीक है, याद रखेंगे। 1913 में उन्होंने क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और वैज्ञानिक उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां बताई थी वो हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम में आ भी जाती है, ठीक है। जैसे कि थॉमस एंड्रूज ने 1860 के दशक में कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी थॉमस एंड्रूज ने, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखेंगे। इसके अलावा है आसफ हॉल। आसफ हॉल ने क्या किया था? ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं, और उन्होंने मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं फोबोस और डिमोस की खोज की थी आसफ हॉल ने, ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में इसे वर्णित किया था। इसे इन्होंने कहा था कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र में गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा। ये रॉबर्ट बॉयल ने कहा था, ठीक है। अच्छा, और भी देख लेते हैं हम कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उनकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1873 में इन्होंने अपनी उपलब्धि बताई थी, इन्होंने अपनी व्याख्या दी थी। क्या दी थी इन्होंने? देखते हैं। देखिए, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी को एकीकृत किया और यह दर्शाया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इन्होंने क्या दिखाया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने बताया था? जेम्स क्लॉक मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है, याद रखेंगे। आइजैक न्यूटन 1687 में इन्होंने अपनी व्याख्या दी। इन्होंने कहा खगोलीय और पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया और यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होते हैं, ठीक है। और हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड और माइकल फैराडे इन्होंने दर्शाया कि विद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र विद्युत चुंबकत्व के अविभाज्य रूप है, ठीक है। कौन कौन से? विद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र विद्युत चुंबकत्व के अविभाज्य रूप है। ये किसने बताया था? हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड और माइकल फैराडे ने। अच्छा, कार्लो रूबिया साइमन और वांडरमियर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने किस चीज को सत्यापित किया था? इन्होंने कहा कि विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्व अनुमानों का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया था। रूबिया साइमन ने और वांडरमियर ने क्या किया था? इन्होंने विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्व अनुमानों का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया था, विद्युत दुर्बल बल के, ठीक है। कार्ल एंडरसन ने इन्होंने पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही प्रतीत होता है। ये इन्होंने कार्ल एंडरसन ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की थी कार्ल एंडरसन ने, ठीक है। याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन ए लैंथेनम, ऑप्शन बी एक्टिनियम, रीनियम, या फिर टंगस्टन। तो कौन सा डी ब्लॉक तत्व अल्फा और धात्विक कणों द्वारा दर्शाया गया है? तो वो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टिनियम, ठीक है, याद रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीब महिलाओं के समूहों को ऋण देने की अवधारणा में 98% की बेहद उच्च चुकौती दर है, जो डॉक्टर यूनुस द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, ये जो योजना है डॉक्टर यूनुस के द्वारा शुरू की गई थी। वो योजना क्या है? डॉक्टर यूनुस ने शुरू किया था, गरीब महिलाओं को समूहों को ऋण देना शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन ने पूछा ऐसा कौन सा फैक्टर है कि उन्होंने गरीब महिलाओं को ऋण भी दिया और वो पैसा वापस भी आ गया 98%, वो 98% पैसा वापस भी आ गया। ऐसा कौन सा इन्होंने फैक्टर अपनाया था? ऑप्शन ए सूदखोरों की भागीदारी, यानी कि लोन शार्क की भागीदारी। ऑप्शन बी समूह से बकायादार को निकालना। ऑप्शन सी संयुक्त देयता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना, या फिर ऑप्शन डी आक्रामक ऋण वसूली एजेंटों की सेवा का उपयोग करना।
देखिए ऐसा कौन सा इन्होंने फैक्टर अपनाया था? क्या इन्होंने सूदखोरों की भागीदारी करी थी? बिल्कुल नहीं करी थी। समूहों से बकायेदार को निकाला था? बिल्कुल नहीं निकाला था। और आक्रामक रूप से इन्होंने ऋण की वसूली भी नहीं की थी। तो इन्होंने किस चीज को अपनाया था? इन्होंने अपनाया संयुक्त देयता को। संयुक्त देयता, ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डाला था इन्होंने। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे समझते हैं। देखिए संयुक्त देयता को देखते हैं। देखिए संयुक्त देयता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के ऋण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए यदि एक सदस्य ऋण चुकाने में चूक करता है तो अन्य सदस्य उसे चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है, और इससे समूह पर समय पर ऋण चुकाने का सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। तो इस चीज को फॉलो किया था किसने? डॉक्टर यूनुस ने। ठीक है, आगे याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर क्या है? देखिए अशोधित मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु जो होती है उसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन। 10%, 8.5%, 5.9% या फिर 7.1%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.1%। देखिए फिर से समझ लेते हैं अशोधित मृत्यु दर। देखिए किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले मौतों की संख्या है ये, और अतः यह किसी जनसंख्या मृत्यु दर की माप होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा हम देखते हैं जनगणना के मुख्य तथ्य। जनगणना, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, और पूरी तरह से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। ठीक है, याद रखेंगे पूरी तरह से जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। और किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई, और भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम 2011 की जनगणना के रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। भारत की आबादी 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, और नगरीय जनसंख्या है 31.2%। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6 लाख है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल की है, 94% है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, और भारत की साक्षरता दर 74.04% है, और भारत में महिला साक्षरता दर जो है वो है 65.46%। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है एर्नाकुलम, जो कि केरल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, मुंबई का है, 1.1 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की जनसंख्या का घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। भारत की जनसंख्या घनत्व है ये। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1102 लोग रहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और जिसकी 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत की अशोधित मृत्यु दर है 7.1%, और भारत की अशोधित जन्म दर है 21.8%। ठीक है, 21.8%। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। देखिए जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन ए इंटेक, ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, या फिर ऑप्शन डी ललित कला अकादमी। देखिए भारतीय नृत्य के क्षेत्र में कौन पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मान्यता प्रदान करती है। अच्छा 2024 में संगीत नाटक अकादमी को पुरस्कार दिए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल दिए गए हैं। 2024 में 2022 और 2023 वालों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। अब हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और इनके कुछ विजेता को भी देखेंगे। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1953 ईस्वी में। इनके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष अशोक पांड्या जी हैं। ठीक है, अच्छा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, और ये संगीत, नृत्य और नाट्य क्षेत्र में दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, देखिए 2023 वालों को 2024 में ही दिया गया है, और 2023 वालों के शास्त्रीय नृत्य कुछ कलाकारी कुछ विजेता देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में देखिए संगीत नाटक अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन जनगणना, ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। देखिए विजेता को नाम देख लेते हैं।
2023 वालों के विजेता के नाम है ये। भरतनाट्यम के लिए मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। कथक के लिए मिला है जगदीश गंगानी को। कथकली के लिए मिला है मार्गी विजय कुमारन को। मणिपुरी के लिए मिला है लतासना देवी को, ठीक है, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी के लिए मिला है मड्डाली उषा देवी को। ओडिसी के लिए मिला है स्नेहप्राव सामंतराय को। और सत्रिया के लिए मिला है भावेन बोरबयान को। और मोहिनीअट्टम के लिए मिला है पल्लवी कृष्णन को। इसके अलावा छऊ के लिए मिला है परीक्षित महतो को, ठीक है, याद रखेंगे। छऊ के लिए किससे मिला है? परीक्षित महतो को। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने के भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, लगभग हर शिफ्ट में बनेगा। और 2022 वालों को भी 2024 में दिया गया, ठीक है, 2024 में 2022 और 2023 वालों को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, भरतनाट्यम के लिए 2022 वालों में देखेंगे। भरतनाट्यम के लिए मिला है मंजुला रामास्वामी को। कथक के लिए मिला है नलिनी और कमलिनी अस्थाना को। कथकली के लिए मिला है कलामंडलम सुब्रमण्यम को। मणिपुरी के लिए मिला है एस नोयन सखी देवी को। कुचिपुड़ी के लिए मिला है भाग बतुला सेथुराम को। ओडिसी के लिए निरंजन रावत। और सत्रिया के लिए मिला है गोविंदा सैकिया को। इसके अलावा मोहिनीअट्टम के लिए मिला है काल विजयन को। और छऊ के लिए मिला है साधुचरण महतो को, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक लतासना देवी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, कलामंडलम, या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री। देखिए, अभी हमने देखा है लतासना देवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी सितार, तबला, या फिर सरोद वादक से है। देखिए, जाकिर हुसैन सब तबला वादक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तबला वादक, ठीक है। और देख लेते हैं तबला वादक और कौन कौन है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तबला वादक अल्लाह रखा खान इंपोर्टेंट है, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गोदई महाराज, तन्मय बोस और विक्रम घोष, ठीक है। कौन कौन से? अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गोदई महाराज, तन्मय बोस और विक्रम घोष। संतूर वादक देख लेते हैं। देखिए, संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य, ये संतूर वादक है। कौन कौन? फिर से देखते हैं, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। अब हम सितार वादक देखेंगे। सितार वादक है रविशंकर, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन, ये सितार वादक हैं। इसके अलावा सरोद वादक देख लेते हैं। सरोद वादक हैं अलाउद्दीन खान, जरीन शर्मा और हाफिज अली खान, और हैं अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये सरोद वादक हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? ऑप्शन ए शक्तिवाद के थे, ऑप्शन बी शैव धर्म के थे, या जैन धर्म के थे, या फिर वैष्णव के थे। देखिए, अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वैष्णव धर्म जिसे भागवत धर्म भी कहते हैं, और इस धर्म के बारे में हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषदों से। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। और इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे और इनका निवास स्थल मथुरा था। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीन के नाम से उल्लेखित किया है, ठीक है, याद रखेंगे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो विष्णु के 10 अवतार थे और उनका उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये 10 अवतार कौन कौन से, इसे देख लेते हैं। देखिए, मत्स्य, कूर्म या कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, ठीक है। इसमें सबसे लोकप्रिय अवतार कौन सा माना जाता है? वराह को माना जाता है, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो वराह का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवर संतों ने किया, और जिनकी संख्या 12 थी। अलवर संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और इन संतों में आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आंडाल वाला, ठीक है। आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में। शिव की पूजा करने वालों को शैव कहते हैं, और इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। यानी रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है किसके लिए? शिव के लिए। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्याएं बताई गई हैं, ठीक है। शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई? 4। कौन कौन सी? ऐसे देख लेते हैं। देखिए, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत अथवा वीर शैव, ये हैं शैव धर्म की 4 शाखाएं, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से पाशुपत मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। जो पाशुपत मत के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए। इसके अलावा लिंगायत या वीर शैव के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? शिवलिंग की। लिंगायत या वीर शैव के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे।
अब नोट में हमने लिखा है, देखिए कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुषाण शासकों की मुद्रा में शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। इसके अलावा चोल शासक राजाराम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, ये राष्ट्रकूट शासक था। ये सारे के सारे कैसे थे, ये सारे के सारे शैव समर्थक लोग थे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं शक्तिवाद। शक्तिवाद ये भी एक हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जो परमात्मा के स्त्री पहलू जैसे माता दुर्गा, काली की पूजा करते हैं। शक्तिवाद। माता दुर्गा का सबसे पहले उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है, ठीक है, किसमें मिलता है, मार्कंडेय पुराण में माता दुर्गा का सबसे पहला उल्लेख। अब हम देखते हैं जैन धर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैन धर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए इस धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है, ऋषभदेव यानी आदिनाथ भी कहा जाता है, ये प्रथम तीर्थकर थे। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें 22 तीर्थकर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 23वें तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ। देखिए पहले 23वें और 24वें तीर्थकर आपको याद रखनी है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। और धर्म के 24 तीर्थकर को 23वें तीर्थ का नाम पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 व्रत दिए थे, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर और अस्तेय। कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब धन संचय न करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, जो कि इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व। देखिए इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कुछ विद्वान 599 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ विद्वान 540 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, वही बिहार में है, ठीक है, याद रखेंगे। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि वज्र संघ के ग्रात्रक कुल के प्रधान थे। किसके पिता का नाम है, ये महावीर स्वामी के पिता का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी त्रिशला, इनकी माता जी, ठीक है। अच्छा जी, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या नोजा भी कहते थे इन्हें, और इनका दामाद का नाम है चामाली, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इनके शिष्य का नाम है मक्खली पुत्र घोषाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति यानी कि कैवल्य जो प्राप्त हुआ था वो था 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। 42 वर्ष की आयु में जृंबिक ग्राम में रुजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे किस नदी के तट पर हुआ था, किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। इनका निर्वाण 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व, इसमें भी मतभेद है, कुछ विद्वान 527 ईसा पूर्व बताते हैं, कुछ विद्वान 468 ईसा पूर्व बताते हैं। इनका निर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इन्होंने पंच महाव्रत दिए, वो पंच महाव्रत जो 4 तो पहले से ही थे, इन्होंने एक और इसमें जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य को। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के 5 महाव्रत होते हैं। कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, क्रिकेट, तीरंदाजी, घुड़सवारी। देखिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तीरंदाजी की प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था, वैसे ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करता है। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 49 के बारे में। देखिए राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 48, 50 और 51 को भी देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा आर्टिकल 48 का क्या है? आर्टिकल 48 के का में है पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 48 का है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यह आर्टिकल 50 में है। इसके अलावा आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना था आर्टिकल 51 के तहत, ठीक है, याद रखेंगे। आज आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है?
उत्पादन, उपभोग, वितरण या फिर कानून और व्यवस्था। अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है। देखो उत्पादन है, उपभोग है, वितरण भी है और कानून और व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।